Hello students, this is Pratibha Mishra ma'am. This is going to be my third and last lecture on the topic the European economy in 17th and 18th centuries. पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार अटलांटिक की ओर हुआ और हमने ट्रांस अटलांटिक ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर भी बात की। इन दोनों एस्पेक्ट्स पे हम थोड़ा और डिटेल में आज बात करेंगे, ओके। और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका गहरा संबंध मैरीटाइम ट्रेड से है या समुद्री व्यापार से है। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द बाल्टिक ग्रीन ट्रेड, जिसको कि बाल्टिक मैरीटाइम ट्रेड भी कहा गया। इसकी शुरुआत हुई थी हैंसियाटिक एरा में। मैंने आपको बताया था कि हैंसियाटिक व्यापारी जर्मन व्यापारी हुआ करते थे और 300 शताब्दियों तक हैंसियाटिक व्यापारियों का बाल्टिक और उत्तरी यूरोप के व्यापार पर वर्चस्व रहा था। फिर धीरे धीरे इनका स्थान डच व्यापारियों ने ले लिया था, ओके। एक चीज़ आपके लिए जानना और इम्पॉर्टेंट है कि जब हम डच शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ नेदरलैंड्स, ओके। और जब हम हॉलैंड कहते हैं तो उसका मतलब होता है नॉर्थ एंड साउथ प्रोविंसेस, ओके। जैसे एम्स्टर्डम का अगर आपने नाम सुना है तो वो उत्तरी हॉलैंड का सबसे बड़ा शहर है। तो बाल्टिक ग्रेन ट्रेड को इतिहासकारों ने द मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा है। इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है। The Baltic grain trade was a major source of employment for the Dutch, not only in maritime transport but in handling and storage as well. In a recent book on the Baltic grain trade, Milja van Tielhoff defined mother trade as the oldest and most substantial trade with respect to ships, sailors and commodities for the northern provinces. तो बाल्टिक का अनाज व्यापार डच लोगों के रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम बना। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि जो जहाजी माल होता था जिसको कार्गो भी कहते हैं, उसकी पैकेजिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज, हर चीज़ में डच लोगों को रोजगार मिला। और डच लोग जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण बाल्टिक ग्रेन ट्रेड ही था। द ग्रेन ट्रेड स्पार्क द डेवलपमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। बाल्टिक ग्रेन ट्रेड ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अलावा, जो कि एक नेचुरल आउटकम कहा जा सकता है ओवरसीज ट्रेड रिलेशनशिप के डेवलप होने का, उसके अलावा भी बाल्टिक ग्रेन ट्रेड ने बहुत सारे अन्य उद्योगों को भी जन्म दिया। इसी वजह से इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा गया। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द नेचर ऑफ मैरीटाइम ट्रेड चेंज्ड, अर्थात इस काल में समुद्री व्यापार की जो प्रकृति थी वो बिल्कुल बदल गई। व्हाट वाज अ मैटर बिटवीन स्पेन एंड पोर्टुगल became contest between Dutch and Portuguese in 16th century, and later on it became a matter of contest between Holland and England in 17th century, owing to the change in nature of transatlantic trade with America. आप जानते हैं कि स्पेन और पुर्तगाल ही वो देश थे जिन्होंने सबसे पहले भौगोलिक अभियानों की शुरुआत की और नवीन भौगोलिक क्षेत्रों की खोज में भी वे अग्रणी रहे थे, लेकिन उसके बाद डच इनसे बहुत आगे निकल गए। डच धीरे धीरे स्पेन से राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने लगे और पुर्तगालियों से उनको व्यापारिक स्वतंत्रता मिली और इस स्वतंत्रता का उन्होंने अपने व्यापारिक विस्तार में बेहतर इस्तेमाल किया। 17th सेंचुरी में दो ही प्रमुख व्यापारिक प्रतिद्वंदी थे, एक हॉलैंड और एक इंग्लैंड। और इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र में थी अमेरिका से होने वाले ट्रांस अटलांटिक व्यापार की बदलती हुई प्रकृति। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस ships were going to play a key role in this trade, okay? Especially the merchant ships, या जिसे हम व्यापारी जहाज कह सकते हैं। 16th सेंचुरी के एंड में डच व्यापारियों ने फ्लाइट नाम की मर्चेंट शिप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसके पहले जो शिप होती थी वो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनती थी, लेकिन दिस शिप वॉज स्पेशली मेड फॉर कॉमर्स पर्पजेस, या इसको मर्चेंट शिप कह सकते हैं। और हॉलैंड जो 17th सेंचुरी में सबसे बड़ा मैरीटाइम पावर बना, उसके पीछे कारण फ्लाइट का होना था, ओके। क्योंकि ये साइंटिफिकली कंस्ट्रक्टेड थी, स्पेशली फॉर कि जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स दिए गए थे। और आप जानते हैं कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का एक फेज पूरा हो चुका था इस दौर में, जैसे कि समुद्री डाकुओं या पायरेट से उसकी सुरक्षा हो सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री माल या कार्गो ले जाया जा सके, इस उद्देश्य से इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। और अब हम बात करेंगे इंग्लैंड के ओलिवर क्रॉमवेल की, जिनको इतिहास में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लॉर्ड प्रोटेक्टर का दर्जा दिया गया है। ही वॉज अ रिमार्केबल स्टेट्समैन ऑफ इंग्लैंड
और उनके कार्यकाल में इंग्लैंड का व्यापारिक विस्तार बहुत तेज गति से हुआ. Why? One of the reason was that he restricted English trade to transport in English craft only. मतलब ऑलिवर क्रॉमवेल ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यापारिक कदम उठाए थे जिसकी वजह से इंग्लैंड धीरे धीरे हॉलैंड से प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ता गया. एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वॉज द नेविगेशन एक्ट ऑफ 1651 या जहाज रानी अधिनियम. इनफैक्ट पहले जो सिचुएशन थी उसमें इंग्लैंड समुद्र से होने वाले अपने सभी व्यापारिक लेन देन के लिए दूसरे देशों के जहाज़ों पर निर्भर करता था और इस निर्भरता की वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता था. नेविगेशन एक्ट ने इस कमी को दूर कर दिया. तो जब इंग्लैंड में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बेहतर हुई तो इंग्लैंड ने ये नियम लागू कर दिया कि इंग्लैंड से होने वाला सभी व्यापार इंग्लैंड के जहाज़ों के द्वारा ही होगा, किसी और देश के जहाज़ों के द्वारा उसके सामान का, उसके उत्पादों का आदान प्रदान नहीं होगा. इस प्रकार के नियम बनाने की वजह से इंग्लैंड को आगे चल करके बहुत फायदा हुआ. इंग्लिश शिपिंग नियरली डबल्ड इन टनेज बिटवीन 1666 to 88 and by the end of the 18th century Britain had become the greatest maritime power. It lost this distinction to the Americans in the mid 19th century. जब तक कि अमेरिका ने 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में इसका स्थान नहीं ले लिया. ओके. और जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो हमें 16 से 19th सेंचुरी के बीच में होने वाले ट्रायंगुलर ट्रेड के बारे में भी और साथ में अफ्रीका से होने वाले दास व्यापार के विषय में भी जानना चाहिए. In fact, mercantilism led to the emergence of what has been called the triangular trade, a system of exchange in which Europe supplied Africa and the Americas with finished goods. The Americas supplied Europe and Africa with raw materials, and Africa supplied the Americas with enslaved laborers. कि यूरोप अफ्रीका और अमेरिका को अपना तैयार उत्पाद भेजता था. अमेरिका यूरोप और अफ्रीका को अपना कच्चा माल उपलब्ध कराता था और अफ्रीका अमेरिका को दासों की सप्लाई करता था, स्लेव्स की सप्लाई करता था. ओके. एंड इन ऑल दीज एक्टिविटीज अटलांटिक ओशियन played a key role. The Atlantic Ocean served as a highway between Europe, Africa, and the Americas, tying together a network of people, raw materials, finished goods, merchants, and sailors that brought wealth to colonial empires. लेकिन हम ट्रायंगुलर ट्रेड को तब तक कम्प्लीटली नहीं समझ सकते जब तक हम कोलंबियन एक्सचेंज को ना जाने. ओके. तो ट्रायंगुलर ट्रेड और कोलंबियन एक्सचेंज के बीच क्या संबंध था, इसको जानने के लिए हमको दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देना पड़ेगा. ट्रायंगुलर ट्रेड वाज बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रेड ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज. इसका मुख्य संबंध लोगों और संसाधनों के ट्रेड से था, जबकि कोलंबियन एक्सचेंज बहुत व्यापक था. And as you can see, it was an exchange of people, plants, animals, diseases, technologies and ideas that the world had ever known. और अगर आप कोलंबियन को कोलंबस से जोड़ के देख रहे हैं then you are right, आप सही हैं. आप जानते हैं कि 1492 में कोलंबस एशिया को खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गया था और जब ये इटालियन एक्सप्लोरर जब वापस अपने घर पहुंचा था तो उसने अपनी इस यात्रा के अनुभव अपने लोगों के साथ शेयर किए थे और उसी के नाम पर एक 20th सेंचुरी हिस्टोरियन ने इस पूरे एक्सचेंज को नाम दिया द कोलंबियन एक्सचेंज. एंड अंटिल कोलंबस फाउंड दिस वर्जिन लैंड दैट इज अमेरिका और द न्यू वर्ल्ड, populations of Eurasia, that is Europe and Asia, populations of Eurasia and Africa had been mostly separated from those of the Americas and Australia for thousands of years. कोलंबस की डिस्कवरी सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने पढ़ा है कि स्पेन और पुर्तगाल को अमेरिका से सोना और चांदी मिला था. ये उससे बहुत कुछ ज़्यादा था. आगे चल करके अमेरिका सिर्फ सोना चांदी के सिर्फ बुलियन के सप्लायर के रूप में नहीं रह गया था, बल्कि उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली थी. As more people learned about the new world, they wanted to make more sense of it. So exploration led to the development of museums and the practice of scientific collection, transition from early modern to modern era. We can say that the new world and its people were going to be resources to be used for the betterment of humankind, and in this case meaning Christian humankind. Means Europeans ने न्यू वर्ल्ड और उसके लोगों को
मानव जाति की बेहतरी के लिए रिसोर्सेस के रूप में, संसाधनों के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पे मानव जाति की बेहतरी से आशय था सिर्फ क्रिश्चियन मानव जाति। Isn't it disheartening? It is, but in fact this is the case. आप जानते हैं कि जब यूरोपियंस ने इस न्यू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उन्हें इतना कुछ मिला कि उनके लिए नए या न्यू की परिभाषा ही बदल गई। इस न्यू वर्ल्ड से यूरोपियंस को जिन नए क्रॉप्स और नए प्लांट्स के बारे में पता चला और जिनसे यूरोप की अर्थव्यवस्था आगे चल करके इतनी विशाल बन पाई, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं कोको, कॉटन, मेस, पपाया, पीनट, कैश्यू, स्वीट पोटैटो, सनफ्लावर, रबर एक्सेट्रा। मतलब वो यहाँ आने से पहले कोको, कपास, पपीता, मूंगफली, काजू, शकरकंद, आलू, रबड़ ऐसे उत्पादों के बारे में यूरोपियंस को कुछ भी ज्ञान नहीं था। ये सब उन्हें न्यू वर्ल्ड से मिला। और जो महत्वपूर्ण एनिमल्स न्यू वर्ल्ड से यूरोप को मिले उसमें हम नाम ले सकते हैं गिनी पिग का, टर्की का और मस्कोवी डक का। और अमेरिका को ओल्ड वर्ल्ड यानी यूरोप से जो मिला उसमें हम नाम ले सकते हैं आमंड का, एप्पल, कॉफ़ी, गार्लिक, बनाना, कैरेट, बार्ले एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे बादाम, सेब, कॉफ़ी, लहसुन, केला, प्याज, चावल और जायफल। एंड दिस होल एक्सचेंज प्रोसेस वॉज नॉट लिमिटेड टू जस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये सिर्फ जानवरों और पौधों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें डिजीजेस, बीमारियां भी शामिल थीं। और इस एक्सचेंज प्रोसेस में बीमारियां ट्रांसफ़र करने में ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड से बहुत आगे निकल गया। यूरोपियंस ने अमेरिका को प्लेग दिया, मीजल्स दिया, टाइफस दिया, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी दिया। हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं कि यूरोपियंस अपने साथ साथ अमेरिका में प्लेग लेकर के भी गए थे और ऑलमोस्ट 80 to 90% नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन प्लेग की वजह से समाप्त हो गई थी। आप जानते हैं कि प्लेग चूहों की वजह से फैलता है, जिसे हिंदी में हम हैजा की बीमारी कहते हैं। इस पॉपुलेशन डिक्रीज की वजह से ही यूरोपियन सेटलर्स को इन नेटिव अमेरिकन सोसाइटीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने में मदद मिली और उनको यहाँ पे सेटल होना भी आसान हो गया, बिकॉज देयर वॉज हार्डली एनीवन हु वुड रिटेलिएट और अपोज देयर एडवांसमेंट। लेकिन सिर्फ चूहे ही नहीं बल्कि यूरोपियंस ने अमेरिका को कुछ ऐसे भी जानवर दिए जिससे आगे चल करके अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार आया, जैसे गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, खरगोश, पिग, सिल्कवॉर्म and many more. So in fact this Columbian exchange was a transition from early modern to modern era. पूर्व आधुनिक युग से आधुनिक युग में प्रवेश करने में कोलंबियन एक्सचेंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। And to understand the points that I just mentioned, you must look at this map very carefully. Manufacturing goods from Europe to Africa and America, raw materials from America to Europe and Africa, and slaves from Africa to America. Okay? So this was the triangular trade and also the Columbian exchange. So now we can understand that this was a tremendous and fundamental change in the organization of business that was taking place in the 17th and 18th centuries. अगर हम इस ट्रायंगुलर ट्रेड में एशियन ट्रेड को भी कंबाइन कर देते हैं तो ये 4-वे ट्रेड बन जाता है और जो यूरोपियन ट्रेड सिस्टम था वो कन्वर्ट हो जाता है वर्ल्ड वाइड ट्रेड सिस्टम में। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि बार्थोलोमेओ डियाज ने केप ऑफ गुड होप खोज लिया था, उत्तमाशा अंतरीप को खोजा जा चुका था और वहाँ से एशिया में प्रवेश करने का मार्ग भी सुलभ हो गया था और एशियन कंट्रीज से बड़े पैमाने पर व्यापार होने लगा। बड़े पैमाने पर व्यापार meant greater risk and greater risk led to formation of joint stock companies promoted by private capital. जिस मात्रा में व्यापार बढ़ रहा था उसी मात्रा में उससे जुड़ा हुआ रिस्क भी बढ़ रहा था और इसी से जॉइंट स्टॉक कंपनीज का उदय हुआ और साथ ही साथ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की भी शुरुआत हुई। सो सम ऑफ द अर्लियर कंपनीज वर वर्जीनिया कंपनी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1606, डच वेस्ट इंडिया कंपनी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1674 and East India Company that was established in the year 1600 that you all know. So these were the earliest joint stock companies which were established by the Europeans for the sake of trade. Okay.
and there was a major crossover from joint stock companies to banks. Banking was a new experience, a new institution that facilitated credit, facilitated exchange, and facilitated loan of capital and facilitated trade. तो सबसे पहला जो बैंक अस्तित्व में आया वो था बैंक ऑफ एम्स्टर्डम और विजल बैंक. विजल बैंक was one such bank which was established at Amsterdam in 1609, and that proved to be the key to the success of the 17th century Dutch economy. Okay. Amsterdam became financial capital and England replaced it towards the end of the 17th century. वित्तीय गतिविधियों के सफल संचालन के लिए एम्स्टर्डम फाइनेंशियल कैपिटल बना, वित्तीय राजधानी बना, और बाद में 17th सेंचुरी के एंड में इंग्लैंड ने इसका स्थान ले लिया था. ओके. Banking offices were usually located near center of trade, and in the late 17th century, the largest center for commerce were the ports of Amsterdam, London, and Hamburg. Individuals could participate in the lucrative trade by purchasing bills of credit from these banks, but the price they received for commodities was dependent on the ships returning and on the cargo they carried. जो बैंकिंग ऑफिसेज होते थे वो ज़्यादातर व्यापारिक केंद्रों के आसपास ही स्थापित किए जाते थे. एंड वी नो दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड द इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स और ट्रेडिंग सेंटर्स वर एंटवर्प, एम्स्टर्डम, लंदन, हैम्बर्ग. ओके. तो जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे उस समय वो इन बैंकों से बिल्स ऑफ क्रेडिट लेते थे और इन बिल्स के माध्यम से वो इस मुनाफा वाले बाजार में पार्टिसिपेट कर सकते थे. लेकिन व्यापारी जो बिल ऑफ क्रेडिट इन बैंकों से परचेज करते थे उसके बदले में उन्हें क्या कीमत मिलेगी वो इस पर डिपेंड करता था कि जो शिप आने वाली है वो कब तक आएगी और उसमें किस तरीके का कार्गो है या किस तरीके का जहाजी माल उसमें है. तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता था क्योंकि ना तो समय पर शिप लौट करके आती थी और ना ही उसमें जहाज़ों में जो माल होता था वो कभी निश्चित होता था कि उसमें किस प्रकार की कमोडिटी है, किस प्रकार के उत्पाद हैं उसमें. तो ये बहुत कुछ अनुमान पर आधारित होता था और इसी से उन व्यापारियों का मुनाफा या उनका नुकसान तय होता था. ओके. एंड ग्रेजुअली लंदन रिप्लेस्ड एम्स्टर्डम एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड, and it became the center of government, of overseas trade and finance and culture. It was ruled by merchant oligarchy whose wealth increased tremendously over the course of the century as international trade expanded. इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड आगे निकल गया क्योंकि इंग्लैंड में मर्चेंट ओलिगार्की थी. तो क्योंकि ये लोग रूल कर रहे थे इसलिए इंग्लैंड व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ता चला गया और आगे चल करके एक बड़ा कमर्शियल पावर बन करके उभरा. एंड विद दिस पॉइंट आई कम टू द कंक्लूजन ऑफ माई टॉपिक. थैंक यू.